दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब इंसान का सही वक्त आता है तो आदमी वहां बैठ नहीं घुमाता जहां बाल आती है, बल्कि आदमी जहां बैठ घुमाता है बाल वहीं आती है। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सब्र कीजिए, धीरे धीरे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। आप भी देखेंगे कि एग्जाम में आपको सिर्फ वही प्रश्न मिलेंगे जो आप पढ़ कर गए हैं। ठीक है, लेकिन ये सब दोस्तों आपको होगा आपकी मेहनत से, आपकी कंटिन्यूअस से। रेगुलर आपको पढ़ना होगा दोस्तों, मेहनत करना होगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे दोस्तों कि एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना, आपको सभी प्रश्न आपके पढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 10 प्रश्न दोस्तों इसमें मैंने टोटल लेकर आया हूं। ठीक, और दोस्तों आज से हम एक रिवीजन टाइप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एमपीजी के टेस्ट भी इसको कह सकते हैं। टोटल दोस्तों इसमें 10 प्रश्न है। कितने प्रश्न है टोटल 10 प्रश्न है दोस्तों। और आपको क्या करना है, इनको सॉल्व भी करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पेन कापी लेके बैठना है और ये देखना है दोस्तों कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको उसके एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, रिवीजन बताऊंगा। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसे अपनी कॉपी में लिखते रहना। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कब घोषित की गई? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं 2011, 2013, 1981 या 1991। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है ना, ये 2011 में घोषित की गई थी। कब की घोषित की गई थी? 2011 में दोस्तों मध्य प्रदेश की राजकीय मछली किसको घोषित किया गया था? याद रखना, महासीर को घोषित किया गया था, या इसे दोस्तों टोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोर भी कहते हैं। याद रखना, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली 2011 में महासीर को घोषित किया गया था, जिसे टोर भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं सभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमपी फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर 10th लेवल का है। ठीक है, और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आएगा, मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कम से कम 10 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और अगर एमपी जी के ही पूछ लिया ना, तो फिर अब आपने एमपीजीके में थोड़ा सा भी लापरवाही किए, ठीक है, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह बात करते हैं। सिंपल, आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है, जो चीज़ आपको याद नहीं है या आपने नहीं पढ़े हो, उसको एक बार पेन कॉपी में लिख लो, वो आपको याद हो जाएगी। और एग्जाम में दोस्तों यदि उससे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष दोस्तों याद रखना बरगद है। ठीक है, राजकीय पुष्प कौन सा है? तो सफेद लिली होता है। ठीक है, याद रखना, राजकीय पुष्प सफेद लिली है, वृक्ष बरगद है। राजकीय पक्षी की बात करें दोस्तों तो साहे बुलबुल भी होता है। ठीक है, इसका नाम दोस्तों दूधराज भी है और इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। किसको? साहे बुलबुल को या दूधराज को। ठीक है, राजकीय फल की बात करें तो आम है। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय खेल लिख गया यहाँ पर। राजकीय खेल याद रखना, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है, जिसे 2013 में घोषित किया गया था। और राजकीय नृत्य क्या है? तो राई है। ठीक है, याद रखना, राजकीय मछली मैंने बता दिया महासीर 2011 में से घोषित किया गया है। राजकीय नाट्य की बात करें तो माछ। देखिए, नाट्य की बात हो रही तो माछ और नृत्य की बात हो रही तो राई। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राजकीय फसल की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। और मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। इसके बाद दोस्तों राजकीय पशु मतलब दोस्तों बारहसिंगा। और इसके बाद पक्षी मतलब दोस्तों ये पक्षी कौन सा हो गया आपका? दूधराज, या जिसे हम साहे बुलबुल कहते हैं, या इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ। देखो, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1956 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1981 आएगा। ठीक है, मतलब दोस्तों जब मध्य प्रदेश के गठन के 25 साल हो गए, मतलब 1981 में, तो उसमें दोस्तों क्या हुआ था? 1 नवंबर 1981 को ये तीनों वृक्ष, पशु और पक्षी को क्या घोषित किया गया था? मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक घोषित किया गया था। ठीक है, पूरे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, है ना। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी सबको पता होगी, भोपाल है। संस्कार राजधानी जबलपुर है, आचार्य विनोबा भावे ने कहा था। आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। और संगीत राजधानी दोस्तों मैहर है ना। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए। कभी कभी ये छोटे छोटे फैक्ट हैं बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश गान की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश गान सुख का दाता सबका साथी है। ठीक है, और रचनाकार इसके दोस्तों महेश श्रीवास्तव हैं और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव हैं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, रचनाकार की बात आएगी तो महेश श्रीवास्तव और संगीतकार की बात आएगी तो आदेश श्रीवास्तव। ठीक है, और गीतकार दोस्तों शांतनु मुखर्जी, जिसे सानवी कहा जाता है। ठीक है, और उसकी घोषणा 2011 में हुई थी, 2011 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है,
मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? देखिए भाई, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछ रहा है, मैं मध्य प्रदेश बनाने की कोशिश करता हूँ छोटा सा, है ना। ये मध्य प्रदेश ऐसा कुछ आपको दिखता है ना, ये मान के चलो मध्य प्रदेश है, अपने पास जितनी जगह है अपन उसमें बनाए हैं ना। तो देखिए मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है? इधर मुरैना है। सबसे दक्षिणी जिला क्या है? बुरहानपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा? ये सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, और सबसे पूर्वी जिला दोस्तों याद रखना सिंगरौली है। क्या है? सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, ठीक। तो याद रखना सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, पश्चिमी जिला अलीराजपुर, उत्तरी जिला मुरैना और दक्षिणी जिला बुरहानपुर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है, मतलब दोस्तों इसके चारों ओर क्या है? स्थल है, इसकी कोई भी सीमा समुद्र से टच नहीं होती है। जैसे आप मान के चलो दोस्तों गुजरात, तो गुजरात जो है दोस्तों वो इधर बंगाल की खाड़ी है ना, और आपका क्या हो जाता है? अरब सागर। तो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर, ऐसे कोई भी जल राशि को टच नहीं करता, ठीक। कौन? मध्य प्रदेश। लेकिन गुजरात जो है दोस्तों कहाँ टच करता है? खंबात की खाड़ी में टच करता है, ठीक है। इसलिए वो भू आवेष्टित राज्य नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा कहीं भी किसी जल राशि से नहीं लगती, ना तो सागर से लगती, ना समुद्र से लगती, ना खाड़ी से लगती, इसलिए भू आवेष्टित राज्य है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के टोटल 18 जिले दोस्तों याद रखना अंतर्वर्ती जिले हैं। अंतर्वर्ती जिले मतलब दोस्तों ऐसे जिले जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से नहीं लगती, ठीक है। तो याद रखना 18 जिले अंतर्वर्ती जिले होते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्तों 605 किलोमीटर है, और पूर्व से 25 की लंबाई 870 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 21,6 से 26,30 उत्तरी अक्षांश और 74,9 से 82,66 दोस्तों पूर्वी देशांतर है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैंने कितने बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी भी एक दिन एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा मुझसे कि सर मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है। तो वो कन्फ्यूजन है कि उत्तर प्रदेश से लगती है कि राजस्थान से लगती है। तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान से, फिर महाराष्ट्र से, फिर छत्तीसगढ़ से, और सबसे कम गुजरात से लगती है, ठीक। तो याद रखना ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपसे कन्फ्यूजन हो सकते हो एग्जाम में, है ना। तो देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ठीक। सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और न्यूनतम सीमा गुजरात से लगती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, ठीक। तो एक हो गया मुरैना, मुरैना की सीमा दोस्तों राजस्थान उत्तर प्रदेश से लगती है। इसके बाद दोस्तों बालाघाट है, बालाघाट की सीमा भी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से लगती है। शिवपुरी की सीमा उत्तर प्रदेश राजस्थान से लगती है। अलीराजपुर की सीमा गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है, और झाबुआ की सीमा गुजरात राजस्थान दोनों से लगती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के टोटल 6 जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। अब देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है इससे मध्य प्रदेश के 13 जिले टच होते हैं। कौन कौन से? ये मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। तो याद रखना उत्तर प्रदेश से 13 जिले टच होते हैं मध्य प्रदेश के, इसलिए सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। वहीं राजस्थान की बात करें दोस्तों तो 10 जिले लगते हैं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम। गुजरात से सिर्फ 2 जिले लगते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। महाराष्ट्र से 9 जिले लगते हैं, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। और छत्तीसगढ़ से दोस्तों 7 जिले लगते हैं, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। देखिए दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल, तो आपको पता होगा सनोडिया 91, ठीक है, उसमें आपको ये पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो याद रखना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? इंदौर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि 10 संभाग कौन कौन से हैं। तो एक चंबल हो गया, दूसरा ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर। अब देखिए दोस्तों, 10 संभाग हैं। कभी कभी मुख्यालय पूछता है कि चंबल संभाग का मुख्यालय कौन सा है या नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों, चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना है और नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय होशंगाबाद है। बाकी जितने भी संभाग है दोस्तों जो उनके नाम पे हैं वहीं पर उनका संभाग है। जैसे रीवा का मुख्यालय रीवा में है, शहडोल संभाग का मुख्यालय शहडोल में है, जबलपुर संभाग का मुख्यालय जबलपुर में है, ठीक। तो याद रखना चंबल का मुरैना में है और नर्मदापुरम का होशंगाबाद में है। देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग की बात करें तो जबलपुर है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग की बात करें तो इंदौर है, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल है, न्यूनतम लिंगोनुपात वाला संभाग जबलपुर है, चंबल है, न्यूनतम लिंगोनुपात मतलब दोस्तों जहां स्त्री और पुरुष का अनुपात कम है, ठीक है, चंबल है, ठीक। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ठीक है, ये वाले जिले, ठीक। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जबलपुर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई,
चंबल याद रखना दोस्तों, चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और फतेहपुर। शहडोल संभाग में भी 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। रीवा जिले में भी 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। नर्मदापुरम में भी 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। भोपाल जिले में भी 5 जिले, भोपाल संभाग में भी 5 जिले आते हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। और याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, उत्तरी अक्षांश, उसे कर्क रेखा कहते हैं। तो ये भोपाल संभाग के 5 जिलों से गुजरती है। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना, मैंने बता दिया भोपाल संभाग का एक ऐसा संभाग है जिसके 5 जिलों से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। और ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब सागर संभाग जो है दोस्तों, उसमें 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। ठीक, उज्जैन में भी 7 संभाग आते हैं, 7 जिले आते हैं उज्जैन संभाग में, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। वहीं जबलपुर संभाग में दोस्तों 8 जिले आते हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी। याद रखना दोस्तों, जो डिंडोरी जिला है ना, ये पहले शहडोल संभाग में आता था, लेकिन फिर बाद में इसको क्या हुआ, दूरी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, इसलिए जबलपुर संभाग में शामिल कर दिया गया है। ठीक, कब किया गया है ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था दोस्तों, तो याद रखना मध्य प्रदेश में टोटल 9 संभाग थे। 1980 में 3 संभाग बनते हैं, होशंगाबाद, चंबल और बस्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल संभाग कितने हो जाते हैं, 12। ठीक, लेकिन 2000 में क्या होता है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है, तो उस समय 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए जाते हैं। तो फिर से मध्य प्रदेश में 2000 में संभाग की संख्या बच जाती है 9। 2008 में दोस्तों शहडोल संभाग बनता है, इस प्रकार से संभाग की संख्या हो जाती है 10। ठीक है, और वर्तमान में भी कितनी है, 10। याद रखना दोस्तों, जब 2008 में शहडोल संभाग बनाया गया था, तभी 2008 में दोस्तों होशंगाबाद संभाग का नाम भी क्या कर दिया गया था, नर्मदापुरम कर दिया गया था। संभाग का नाम 2008 में, लेकिन अभी होशंगाबाद जो जिला था दोस्तों, उसका नाम नर्मदापुरम अभी वर्तमान में किया गया है। तो कब किया गया है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, चलिए, मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र जो है गोविंदगढ़ रीवा में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग भी होती है, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग किया है। ठीक, याद रखना मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, गोविंदगढ़ रीवा में है। ठीक, चलिए, मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में है। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछे तो पवारखेड़ा होशंगाबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो खमरिया जबलपुर में है। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो जबलपुर में है। ठीक, कपास अनुसंधान केंद्र पूछ ले दोस्तों तो खरगोन में है। चावल और धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। ठीक है, देखिए, संयंत्र कारखाना पूछे तो उज्जैन में है, लेकिन अनुसंधान केंद्र पूछे तो इंदौर में है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है और गन्ना अनुसंधान केंद्र दोस्तों बोहानी एक जगह है गाडरवाड़ा में, नरसिंहपुर में, वहां पर स्थित है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप फिर बहुत सारे स्टूडेंट से आगे चल जाओगे। तो याद रखना 5 क्षेत्रों में 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में, 5 भागों में विभाजित किया गया है।